Okay, so hey, hello, welcome to Abhigyan Gurukul. Myself, Abir Chatterjee, and today I am going to continue the previous lecture on chemical equilibrium. Okay, so in previous lecture, इसके पिछले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में, जनरल बेसिक कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम बेसिकली होता क्या है, क्यों इक्विलिब्रियम कोई भी सिस्टम परफॉर्म करता है, इक्विलिब्रियम क्यों अचीव करना चाहता है, कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम क्यों अचीव करना चाहता है, उसके बारे में थोड़े जनरल डिस्कशंस किए हमने। फिर हमने देखा कि इंट्रोडक्शन टू इक्विलिब्रियम में हमने देखा टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, कितने तरह के इक्विलिब्रियम है, फिजिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम जो है वो आपका नेक्स्ट पार्ट में आएगा। अभी फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम थोड़ा बहुत हमने डिस्कस किया, बहुत ही बेसिक सा डिस्कस किया। देन हमने देखा कि रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस में, ठीक है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम किस में शो होगा? तो जनरली रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम शो होता है, इरिवर्सिबल रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम नहीं शो होता है। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि इक्विलिब्रियम इरिवर्सिबल रिएक्शन में क्यों नहीं शो होता है, क्योंकि अगर आपका रिएक्शन जो है खाली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, द रिएक्शन इज ओनली मूविंग फॉरवर्ड डायरेक्शन बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का वो पूरा खत्म हो रहा है प्रोडक्ट में, तो बैकवर्ड कुछ नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से इरिवर्सिबल रिएक्शंस में क्या होता है, इक्विलिब्रियम शो नहीं हो पाता है, क्योंकि जो रिएक्टेंट है बहुत ही कम परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट होगा और बहुत ज़्यादा, जैसे अगर हम लोग परसेंटेज देखें तो रिएक्टेंट जो है इरिवर्सिबल रिएक्शन में वो 95%, फॉर एग्जांपल 95% रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है और 5% अगर रिमेनिंग है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बन जाता है एंड वो प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट नहीं बनाता है, जिसकी वजह से इरिवर्सिबल रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम जो है वो शो नहीं होता है, मतलब डिसोसिएशन उतना ज़्यादा नहीं होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो है उतना ज़्यादा डिसोसिएट करके प्रोडक्ट नहीं बनाता है, जिस वजह से इरिवर्सिबल रिएक्शंस में इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता है। सो रिवर्सिबल रिएक्शंस आर द रिएक्शंस इन विच इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड, ठीक है। और इक्विलिब्रियम क्यों अचीव किया जाता है? क्योंकि हमको जो सिस्टम है उसको स्टेबिलिटी चाहिए, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम अचीव किया जाता है। देन हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आता है होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। क्या होता है? होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस जनरली रिएक्शन होते हैं, जो रिएक्शन जिस रिएक्शन में रिएक्टेंट या तो प्रोडक्ट का कोई भी एक कंपाउंड, ठीक है, कोई भी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जो है वो उसका अगर स्टेट या फेज अगर डिफरेंट है तो वो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम शो करता है, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास A प्लस बी C प्लस D है, अब इस रिएक्शन में अगर एक गैसियस मॉलिक्यूल है, एक सॉलिड मॉलिक्यूल है, एक लिक्विड मॉलिक्यूल है, एक सॉलिड मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो दिस इज अ काइंड ऑफ हेट्रोजीनियस रिएक्शन, ठीक है। हेट्रोजीनियस रिएक्शन में, और जनरली हेट्रोजीनियस रिएक्शन में हम लोग गैसियस मॉलिक्यूल को ही लेते हैं। इन कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमें गैसियस मॉलिक्यूल को ही जनरली लेना होता है हेट्रोजीनियस रिएक्शन में। होमोजीनियस में हम लोग कंसंट्रेशन जो है वो दोनों रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल का ले सकते हैं, ठीक है। देन हमने देखा था कि ग्राफ्स फॉर इक्विलिब्रियम, ठीक है। ग्राफ्स फॉर इक्विलिब्रियम में क्या था? ग्राफ्स फॉर इक्विलिब्रियम में हमने देखा था कि रेट और टाइम का हम लोग अगर ग्राफ बनाएंगे तो रेट और टाइम के लिए हमारे पास खाली एक ग्राफ है, जो कि हमने हियर
अगर हम लोग रेट और टाइम का ग्राफ बनाते हैं, रेट और टाइम का ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास खाली एक ही कंडीशन है जिसमें रेट और टाइम ग्राफ जो है वो बताता है, एक पॉइंट देता है जिस पॉइंट से हमको पता चल सकता है कि इक्विलिब्रियम एक पॉइंट पे अचीव हो गया है। उसके बाद जो है रेट जो है वो कांस्टेंट हो गया, मतलब एक सेम रेट से जो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट बन रहा है वही रेट से वापस प्रोडक्ट जो है डिकम्पोज होकर रिएक्टेंट बना रहा है। ठीक है, तो रेट के लिए हमारे पास एक पॉइंट होता है जिस पॉइंट से हम लोग बता सकते हैं उस पॉइंट पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल है। तो ये क्या है, ये एक पॉइंट देता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट देता है। उस पॉइंट से हम लोग बता सकते हैं कि इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है। बट कंसंट्रेशन के केस में क्या होता है, जिस पॉइंट से कंसंट्रेशन ऑफ एवरी ईच एंड एवरी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट। ठीक है, जिस पॉइंट से कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का दोनों का कंसंट्रेशन जिस पॉइंट से कांस्टेंट हो जाए पूरे रिएक्शन में, उस पॉइंट से हम लोग बोल सकते हैं कि इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है। इक्विलिब्रियम अचीव हो गया तो कंसंट्रेशन और टाइम के लिए अगर हम लोग ये तीन ग्राफ प्लॉट किए थे हम लोगों ने, कि ये तीन ग्राफ में क्या बता रहा है कि आफ्टर इक्विलिब्रियम जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो कांस्टेंट हो गया है। बट ये जो केस है, यही दो केस अगर मैं रेट के लिए प्लॉट करूं तो वो नहीं, हमको पॉइंट नहीं देता है। रेट का क्या है, पॉइंट नहीं देता है। रेट का कंडीशन क्या है, आफ्टर अचीविंग इक्विलिब्रियम रेट जो है दोनों का कांस्टेंट हो जाना चाहिए। बट इस पॉइंट पे इस दो ग्राफ में हमको रेट कांस्टेंट नहीं मिलता है, रेट इंक्रीज कर गया है, इसमें रेट जो है डिक्रीज कर गया है, इंक्रीज कर गया है, पर हमें कोई कोइंसाइडिंग पॉइंट नहीं देता। ठीक है, तो दिस टू ग्राफ्स आर नॉट एप्लीकेबल फॉर रेट एंड टाइम फॉर डिटरमाइनिंग इक्विलिब्रियम। ठीक है, इतना तक हमने देखा था। ओके, लेट्स सी द इंडेक्स अगेन। ओके, सो हमारा क्या क्या हो गया था, इंट्रोडक्शन टू इक्विलिब्रियम हो गया था, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन हो गया, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम हो गया, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस रिएक्शन क्या होता है वो बता दिया, ग्राफ्स फॉर केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया। ठीक है, अब जो है आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि इक्विलिब्रियम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये फोर्थ पॉइंट, ये जो पॉइंट है लॉ ऑफ मास एक्शन, इसको हम लोग लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये जो है ये दो पॉइंट आज के वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ओके, सो लेट्स गो फर्दर। हम लोग आगे बढ़ने से पहले होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं कि अगर हेट्रोजीनियस रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन है हेट्रोजीनियस रिएक्शन है, जैसे मैं मान लूँ कि मेरे पास CaCO3, इसको चेंज कर लेते हैं, व्हाइट पेन कर लेते हैं। ओके, सो लेट्स गो। हेट्रोजीनियस अगर कोई रिएक्शन है मेरे पास तो उसका मैं कंसंट्रेशन के टर्म्स में क्या लूंगा, मतलब अगर होमोजीनियस कोई रिएक्शन है, एक मेरे पास होमोजीनियस रिएक्शन है, एक मेरे पास होमोजीनियस रिएक्शन है और एक मेरे पास हेटेरोजीनियस रिएक्शन है। इफ आई एम हैविंग होमोजीनियस रिएक्शन एंड हेटेरोजीनियस रिएक्शन, ठीक है, होमोजीनियस रिएक्शन का मैं एग्जांपल लूँ, अगर मैं लेता हूँ N2 + 3H2, this is giving
2 moles ऑफ अमोनिया। ये होमोजीनियस का एक एग्जाम्पल है जिसमें नाइट्रोजन गैसियस मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन गैसियस मॉलिक्यूल है, अमोनिया जो मुझे मिलेगा वो भी गैसियस है। ओके, दिस इज होमोजीनियस रिएक्शन। एंड ये जो है मेरे पास, एक मैं अगर हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, वो जो है इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ये जो रिएक्शन है इसमें ये इक्विलिब्रियम है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कैल्शियम कार्बोनेट टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट कैसा है, सॉलिड है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड कैसा है, सॉलिड है, ओके। एंड CO2 जो है ये गैसियस मॉलिक्यूल है, ओके। CO2 जो है ये गैसियस मॉलिक्यूल है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनियस रिएक्शन। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मैं इसका आगे हम लोग देखेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन में देखेंगे कि कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमको एक्टिव मास पता होना चाहिए। एक्टिव मास मैंने बताया था कि एक्टिव मास जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहता है, जो भी कंसंट्रेशन के टर्म्स में हो, प्रेशर के टर्म्स में हो, वो एक्टिव मास कहलाता है। जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग लेंगे दैट इज कॉल्ड एक्टिव मास, ठीक है। तो एक्टिव मास में ये दो रिएक्शन में से हम लोग क्या कंसंट्रेशन लेंगे, तो अगर ये गैसियस मॉलिक्यूल है, ये होमोजेनियस रिएक्शन है, इसमें सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो गैसियस है, तो सबका कंसंट्रेशन मैं ले सकता हूँ। मतलब N2 की कंसंट्रेशन ले सकता हूँ मैं, H2 की कंसंट्रेशन ले सकता हूँ एक्टिव मास के अंदर, ठीक है। इसकी कंसंट्रेशन जो भी होगी घटेगी या तो बढ़ेगी, ठीक है। विद इन रिएक्शन जैसे चलेगा इसकी कंसंट्रेशन घट सकती है, बढ़ सकती है, जो भी रिएक्शन होगा वो इस हिसाब से होगा कि इसका जो मॉलिक्यूल है उसकी कंसंट्रेशन कैसे फ्लक्चुएट हो रही है, मतलब कैसे बढ़ रही है या घट रही है, ओके। सो ये एक्टिव मास में, बराबर। अगर मैं हेट्रोजीनियस रिएक्शन का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, हेट्रोजीनियस रिएक्शन का एग्जांपल लेता हूँ, तो मेरा जो इसमें कंसंट्रेशन आएगा, सॉलिड का कंसंट्रेशन जो होगा वो CaCO3, इसका जो कंसंट्रेशन होगा ये लेना है मुझे। एंड इधर मैं अगर मान लूं मैं CO2 का कंसंट्रेशन ले रहा हूं, CO2 कैसा है, गैसियस है, ये गैसियस है। अगर मैं CO2 का कंसंट्रेशन ले रहा हूं, ये गैसियस है, एंड दिस इज सॉलिड। ये कैसा है, कैल्शियम कार्बोनेट कैसा है, सॉलिड है। तो हमको एक चीज, एक पॉइंट हमेशा माइंड में रखना है, क्या रखना है कि सॉलिड का हम लोग जो भी कंसंट्रेशन लेते हैं, सॉलिड की जो भी कंसंट्रेशन हम लोग लेंगे फॉर कैलकुलेटिंग द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जो कि हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन में देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो सॉलिड का जो भी कंसंट्रेशन लेंगे वो हमेशा यूनिटी हो जाता है, 1 हो जाता है। सॉलिड की कंसंट्रेशन हमेशा यूनिटी हो जाती है, या तो सॉलिड की कंसंट्रेशन यूनिटी हो जाती है, या तो प्योर लिक्विड की कंसंट्रेशन। अगर प्योर लिक्विड होगा मेरे पास तो उसकी कंसंट्रेशन भी यूनिटी हो जाती है, एंड सॉलिड की कंसंट्रेशन भी यूनिटी हो जाती है, 1 हो जाती है, बिकॉज ऑफ देयर एक्टिविटी। बिकॉज जो सॉलिड है इसमें उसका मास या डेंसिटी जो भी है वो चेंज नहीं होता है विद इन रिएक्शन। बस गैसियस जो मॉलिक्यूल होगा, गैसियस मॉलिक्यूल होगा, उसका जो डेंसिटी है, उसका जो मास है, उसका कंसंट्रेशन है, वो सारे जो पैरामीटर्स है वो सब चेंज होंगे विद इन रिएक्शन, ठीक है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमको होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस रिएक्शन में माइंड में रखना है कि जो होमोजीनियस रिएक्शन है उसमें सारे अगर गैसियस है तो मुझे कंसंट्रेशन सबका लेना पड़ेगा, एंड उसमें यूनिटी नहीं होगा, क्योंकि अगर होमोजीनियस रिएक्शन है सारे गैसियस मॉलिक्यूल है। बट अगर हेट्रोजीनियस है और उसमें प्योर लिक्विड आता है या तो सॉलिड आता है जिसकी कंसंट्रेशन हम लोग यूनिटी ले लेते हैं। वाई वी आर टेकिंग दिस यूनिटी? बिकॉज ऑफ देयर एक्टिविटी, बिकॉज ऑफ देयर एक्टिविटी। ये यूनिटी हम लोग क्यों लेते हैं?
बिकॉज ऑफ देयर एक्टिविटी। बिकॉज ऑफ देयर एक्टिविटी। क्यों एक्टिविटी क्या है? एक्टिविटी क्या है? जो भी एक्टिव मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, ये क्या है? एक्टिव मास है। ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या है? एक्टिव मास है। जो भी एक्टिविटी होगा, ठीक है, एक्टिविटी होता क्या है? पहली बात तो ये एक्टिविटी वो है जो भी एक्टिव मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर मॉलिक्यूल्स रैंडम है, ठीक है, तो ही रिएक्शन करेंगे, ठीक है। मॉलिक्यूल्स अगर रैंडमनेस नहीं है मॉलिक्यूल्स में, तो रिएक्शन आगे फॉरवर्ड प्रोसीड होगा ही नहीं, मतलब रिएक्शन ही नहीं होगा। तो एक्टिविटी की वजह से क्या होता है? इसकी जो सॉलिड की जो डेंसिटी होती है उसमें चेंज नहीं आता है, सॉलिड की डेंसिटी में चेंज नहीं आता है, मास में चेंज नहीं आएगा, जिसकी वजह से हम लोग इसको यूनिटी लेते हैं। पर गैसियस जो मॉलिक्यूल है उसका रैंडमनेस ज़्यादा है, ठीक है, तो उसकी डेंसिटी या मास जो है वो चेंज हो सकता है, जिसकी वजह से हम लोग क्या लेते हैं? CO2 का अगर हम लोग लेंगे तो उसमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम लोग जब फाइंड करेंगे तब गैसियस मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन जो है वो प्रॉपरली हम लोग पुट करेंगे। आगे वो देखेंगे, वो और ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि आप लोग माइंड में रख सकते हो। ओके, सो लेट्स गो फर्दर। अब हमको क्या करना है? ये हो गया। नाउ इसमें क्या बाकी है? दो टॉपिक्स बाकी है। एक है कैरेक्टरिस्टिक्स। आज क्या करने वाले हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन को हम लोग लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं, ठीक है। लेट्स गो। ओके, सो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम है, ठीक है। इसको आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? केमिकल इक्विलिब्रियम के पॉइंट से ही केमिकल इक्विलिब्रियम कैसा नेचर शो करता है, क्योंकि केमिकल इक्विलिब्रियम का रियल पर्पस क्या है, मीनिंग क्या है, जो स्टेबिलिटी लाता है, केमिकल इक्विलिब्रियम जो स्टेबिलिटी लाता है उसके बारे में ये बताया है कि कैसे इक्विलिब्रियम जो है वो अचीव होगा, उसके बारे में बताया है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? केमिकल इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज डायनामिक इन नेचर। ओके, सो ये पॉइंट हमने फर्स्ट वीडियो में कवर किया है कि डायनामिक इन नेचर होगा। जो भी केमिकल इक्विलिब्रियम, जो भी केमिकल रिएक्शंस हम लोग करेंगे, सारे केमिकल रिएक्शंस पहली बात तो रिवर्सिबल होना चाहिए एंड डायनामिक इन नेचर होना चाहिए। डायनामिक होगा, रिवर्सिबल होगा, तभी केमिकल इक्विलिब्रियम शो होगा। ओके, सो chemical equilibrium is always dynamic in nature. Rate of forward reaction, rate of backward reaction, both direction reaction undergoing simultaneously. इसका मतलब क्या है? अगर मैं कोई रिएक्शन लेता हूँ A प्लस बी गिविंग मी प्रोडक्ट C प्लस डी, ठीक है, ये है। अब ये क्या बता रहा है कि ये जो A प्लस बी है, ये रिएक्ट करेगा, मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? C प्लस डी बनेगा। मेरे पास क्या मिलेगा? मेरा प्रोडक्ट मिलेगा C प्लस डी। अब ये C प्लस डी अगेन रिएक्ट करेगा तो मुझे A प्लस बी मिलेगा। मतलब ये है डायनामिक इन नेचर, ठीक है। ये दिख रहा है कि इधर बना दूं A प्लस बी या C प्लस डी, ठीक है। ये जो बन रहा है तो ये मेरा रिएक्टेंट है, ये मेरा प्रोडक्ट है। दिस इज माई रिएक्टेंट, दिस इज माई प्रोडक्ट। तो ये रिएक्टेंट क्या करेगा? ये रिएक्ट करके फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये प्रोडक्ट बनेगा। तो मेरा इधर क्या हो जाएगा? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन से मेरा ये प्रोडक्ट बन रहा है। अगेन ये जो प्रोडक्ट है ये डिकम्पोज होगा, मतलब ये जो है ये रिएक्ट करके वापस से रिएक्टेंट बनाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा? रेट ऑफ बैकवर्ड, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, तो ये रेट फॉरवर्ड के लिए, ये रेट बैकवर्ड के लिए है, ठीक है। ये दो रेट जब इक्वल हो जाएंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, जिस पॉइंट पे इक्वल हो जाएगा उस पॉइंट में मैं बोल सकता हूं इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो ठीक है, तो ये जो हो रहा है, आगे जा रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहा है, आगे जा रहा है, प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट बना रहा है, ठीक है, वापस पीछे आ रहा है। सो दिस इज अ साइकिल, दिस इज अ ऑनगोइंग साइकिल। सो ये साइकिल जो है इसी को बोलते हैं
डायनेमिक इन नेचर। ये जो साइकिल है ये डायनेमिक इन नेचर। साइकिल क्यों? क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि कोई भी टायर है या तो साइकिल का टायर है वो घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है बराबर, तो वो घूमते घूमते आपको देखा उसके जो स्पोक्स है वो बराबर दिखते नहीं है, ठीक है। ऐसा मैंने फिर एग्जांपल दिया था वाटर का। एक कंटेनर में अगर मैं एक स्पेसिफिक रेट से भरता हूँ कंटेनर को एक पर्टिकुलर हाइट पे और नीचे मैं होल कर देता हूँ, उसी रेट पे मैं एस्केप करता हूँ वाटर को, तो हाइट जो है वो चेंज नहीं होता। मतलब सिस्टम जो है मेरा मूविंग है, सिस्टम जो है मेरा मूविंग है, बट उसमें नेट चेंज मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। बट सिस्टम इज इन मूविंग कंडीशन, तो वो क्या है? डायनेमिक नेचर है। उस नेचर को क्या बोलते हैं? डायनेमिक नेचर है। तो always the reversible reaction which are showing equilibrium are dynamic in nature, ठीक है। rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction, ठीक है। both direction reaction undergoing simultaneously, मतलब दोनों डायरेक्शन में simultaneous reaction चालू ही रहता है, ठीक है। then second point क्या बोलता है? equilibrium जो है can be achieved from either side, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम ईदर साइड, ठीक है। दोनों तरफ से इक्विलिब्रियम अचीव किया जा सकता है। मतलब अगर मैं मानूं, अगर लेट सपोज, ठीक है, लेट सपोज मेरा जो ये रिएक्टेंट है, ठीक है, ये रिएक्टेंट क्या कर रहा है? इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ओके। सो हियर मेरा जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट जो है वो मुझे प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है। क्या बोला है? इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम ईदर साइड। अगर मैं रिएक्टेंट ए प्लस बी गिव्स सी, ठीक है, ये कोई रिएक्शन है, ठीक है। मेरे पास ए प्लस बी मिल रहा है और सी मुझे प्रोडक्ट मिल रहा है, ए प्लस बी मिक्स होकर सी मिल रहा है, ओके। सो अगर मेरा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन में इंक्रीज करता हूं, अगर मैं रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता हूं तो ये और ज्यादा फॉरवर्ड रिएक्शन करेगा, तो इधर से इक्विलिब्रियम मिल जाता है। अगर मैं मान लो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऑलरेडी प्रोडक्ट बन रहा है, रिएक्शन में ऑलरेडी प्रोडक्ट बन रहा है और वही प्रोडक्ट में अगर रेडीमेड कहीं से लाके पहले से बना हुआ वही प्रोडक्ट लाके उसी रिएक्शन में डालता हूं, तो रिएक्शन में क्या चेंज आएगा? रिएक्शन में चेंज ये आएगा कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होगी, रिएक्शन जो है बैकवर्ड थोड़ा ज्यादा होने लगेगा, रिएक्शन जो है बैकवर्ड थोड़ा ज्यादा होने लगेगा। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट ऑलरेडी बन रहा है और मैं प्रोडक्ट डाल देता हूं, तो ये इक्विलिब्रियम को अचीव करना चाहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? एवरी सिस्टम मतलब क्या? सिस्टम मतलब मैं क्या मीन कर रहा हूं? सिस्टम मतलब मैं रिएक्शन की बात कर रहा हूं कि इस यूनिवर्स में कोई भी सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम में आना चाहता है। जैसे कोई भी आप लोग अगर इंडिविजुअली भी देखो कि कोई भी पर्सन अगर उसको लाइफ में कुछ अचीव करना है, ठीक है, लाइफ में कुछ अचीव करना है, स्टेबिलिटी लानी है, तो वो क्या करता है? अपने लाइफ में सब कुछ बैलेंस करके चलने की कोशिश करता है कि मेरा फैमिली भी बैलेंस रहे, मेरा वर्किंग प्लेस भी बैलेंस रहे और मेरे सोशल लाइफ बैलेंस रहे। ऐसे क्या बैलेंसिंग जितना होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। तो एवरी सिस्टम ट्राइज, ठीक है, ट्राइज टू अचीव इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये मेन पॉइंट है। इक्विलिब्रियम चाहेगा कि कोई भी चीज अगर आपके सिस्टम में अगर इक्विलिब्रियम है, मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लो आप अगर मस्त सोफे पे बैठ के टीवी देख रहे हो, ठीक है, आप सोफे पे बैठ के टीवी देख रहे हो, आपका सीरीज चल रहा है, कोई बढ़िया सा सीरीज देख रहे हो, ठीक है, एंड मस्त आप चिप्स वगैरह खा रहे हो, स्नैक्स वगैरह खा रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। वो क्या है? वो आपका स्टेबल पॉइंट है, ठीक है। उस टाइम पे आप एंजॉय कर रहे हो, आप स्टेबल हो, और अचानक से आपकी मदर आ जाती है, आपकी मम्मी आ जाती है
बोलती है बेटा इधर से उठ जाओ, जो सोफे पे बैठे हो उसको मुझे साफ करना है। ठीक है, तो 2 मिनट के लिए वो साफ करके चले जाते हैं। तो आप क्या करते हो, वापस से उस टाइम पे, जिस टाइम पे आप खड़े हो उस टाइम पे आप सोचते हो कि कितना जल्दी मम्मी साफ करके जाए और मैं वापस जाके सोफे पे बैठूं, मुझे वो स्टेबिलिटी वापस चाहिए। ठीक है, तो वो स्टेबिलिटी वापस लाने के लिए आप क्या करते हो, इंतजार करते हो। ठीक है, आप मम्मी को क्या बोलते हो, फोर्स लगाते हो कि मम्मी जल्दी करिए, मुझे वापस जाके बैठना है और मुझे अपना सीरीज देखना है या तो टीवी देखना है, कोई भी आप शो देख रहे हो वो देखना है मुझे। तो आप क्या कर रहे हो, थोड़ा बहुत फोर्स लगा रहे हो ताकि मुझे इक्विलिब्रियम वापस मिल जाए। जो स्टेबल कंडीशन में मैं बैठा हुआ था, मस्त बैठ के मैं टीवी देख रहा था, वही कंडीशन मुझे वापस मिल जाए। तो ये सिस्टम भी क्या करता है, इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए थोड़ा बहुत फोर्स लगाता है। तो इक्विलिब्रियम इटसेल्फ विल ट्राई टू अचीव इट्स इक्विलिब्रियम बैक। ठीक है, वापस से क्या करेगा, इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए अगर मैं प्रोडक्ट थोड़ा बढ़ा देता हूं कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की, तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, बैकवर्ड रिएक्शन थोड़ा करने लगेगा, जिसकी वजह से वापस से रिएक्टेंट बनेगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन वापस बनेगा, थोड़ा बहुत प्रोडक्ट जो है टूट के वापस रिएक्टेंट बनाएगा। सो ये चीज ली चैटलियर्स आगे प्रूव करेगा। आगे मैं बताऊंगा कि ली चैटलियर्स ने कैसे बताया कि ये जो प्रिंसिपल है, ये ली चैटलियर्स का प्रिंसिपल है जनरली। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक में आता है, इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है कि इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम ईदर साइड। अगर मैं रिएक्टेंट बढ़ा रहा हूँ तो रिएक्शन जो है थोड़ा फॉरवर्ड ज़्यादा करने लगेगा। मैं अगर प्रोडक्ट बढ़ा रहा हूँ तो बैकवर्ड ज़्यादा करने लगेगा। तो क्या है, इक्विलिब्रियम अचीव हो जाए। ठीक है, it wouldn't affect the equilibrium point and the relative concentration. ठीक है, it would not affect the equilibrium point and relative concentration. ठीक है, इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम कहीं से भी अचीव हो, इक्विलिब्रियम दोनों साइड से कहीं से भी अचीव हो, वो कंसंट्रेशन पे, इसकी कंसंट्रेशन पे, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम भले अचीव हो जाए तो उसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं करता है, कंसंट्रेशन में कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करेगा। कंसंट्रेशन जो है, जिस पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में आपको इक्विलिब्रियम मिलना है उसी कंसंट्रेशन पे इक्विलिब्रियम मिलेगा। ठीक है, इट वुड नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम पॉइंट जिस कंसंट्रेशन पे, जिस रेट पे आपको मिलना था, आप अगर प्रोडक्ट बढ़ाओ या रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाओ, आपको जिस पॉइंट पे, जिस पर्टिकुलर मोल्स पे आपको इक्विलिब्रियम मिलना था, उसी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन हैज नो इफेक्ट ऑन रिलेटिव कंसंट्रेशन। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम। Okay, so everything we are talking about, these are at equilibrium. The reaction we talk about the reaction which are at equilibrium. तो initial concentration जो भी होता है, ठीक है, initial concentration मैं अगर मान लूँ, ठीक है, A plus B है मेरे पास, वही वापस C plus D दे रहा है मुझे। ठीक है, इसका मैं इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब मैं इनिशियली कुछ भी मोल्स लूं, ठीक है, कुछ भी मोल्स लूं, नंबर ऑफ मोल्स मैं कुछ भी लेता हूं इसका। ठीक है, इधर मैं 10 लूं, भले 100 लूं, भले 50 लूं। ठीक है, 10 लूं, 100 लूं, 50 लूं। ठीक है, इधर मैं 60 ले रहा हूं, 30 ले रहा हूं, 40 ले रहा हूं, कोई भी मोल्स ले रहा हूं मैं, वो क्या करता है, रिलेटिव कंसंट्रेशन को इफेक्ट नहीं करता है। इनिशियल कंसंट्रेशन हैज नो इफेक्ट ऑन रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। मतलब इक्विलिब्रियम जो कंसंट्रेशन पे मिलना है वही कंसंट्रेशन में मिलेगा। मतलब जितना कंसंट्रेशन में, मान लो इधर 100 ले रहा हूँ, 10 ले रहा हूँ, 50 ले रहा हूँ, 60 ले रहा हूँ, 30 ले रहा हूँ, 40 ले रहा हूँ, कुछ भी ले रहा हूँ मैं, मुझे पता है कि मेरा इक्विलिब्रियम जो है मान लो 100/30 पे मिलेगा, इस रेशियो में मिलेगा। 100/30 मेरा जब A plus B इस रेशियो में होगा, A और B इस रेशियो में होगा, तभी मुझे इक्विलिब्रियम मिलेगा, मुझे पता है। तो मैं कुछ भी मोल्स ले रहा हूं, ठीक है,
कोई भी मोल्स ले रहा हूँ मैं, कुछ भी मोल्स ले रहा हूँ, बराबर, किसी भी मोल्स में मैं इनिशियल कंसंट्रेशन ले सकता हूँ, बट मेरा जो इक्विलिब्रियम है वो इसी में मिलेगा, मैं कितना भी इसको चेंज कर लूँ, ठीक है, मुझे एक फिक्स्ड रेशियो में फिक्स्ड पॉइंट पे इक्विलिब्रियम मिलेगा। तो वो क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन आप कुछ भी लो वो चेंज, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन का रिलेटिव कंसंट्रेशन चेंज नहीं करेगा, कुछ दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है, ये मेन पॉइंट है, ठीक है। थर्ड, तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ओके। सो फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या है, सम पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स एज फॉर एग्जांपल कलर, प्रेशर, डेंसिटी बिकम्स कांस्टेंट प्रोवाइडेड एट गिवन टेम्परेचर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं आपको देखने में सुविधा हो। को देखने में थोड़ा इजी हो कि इसमें लिखा क्या है, वो जो मैंने समझाया वो नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स थोड़े इंपॉर्टेंट है, ये जो व्हाइट में लिखे हुए हैं ये नोट कर लेना आप, ये व्हाइट में जो लिखा हुआ है ये नोट कर लेना, ये विजिबल है ये, ओके, आई थिंक विजिबल है, ओके। सम पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स एज फॉर एग्जांपल कलर, प्रेशर, डेंसिटी बिकम्स कांस्टेंट प्रोवाइडेड एट अ गिवन टेम्परेचर। तो इक्विलिब्रियम का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इक्विलिब्रियम है वो मेनली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। कलर जो है, प्रेशर जो है, डेंसिटी जो है, ऐसे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्रॉपर्टीज है, वो कांस्टेंट हो जाती है इक्विलिब्रियम पे कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है। कलर चेंज जो है वो एक पर्टिकुलर कलर ले लेगा, डेंसिटी जो है पर्टिकुलर डेंसिटी पे फिक्स हो जाएगा, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, बराबर, बट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, क्योंकि इक्विलिब्रियम जो है टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वो हम लोग आगे देखेंगे कैसे टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। वेंट ऑफ फैक्टर लगता है, वेंट ऑफ इक्वेशन है एक, वेंट ऑफ इक्वेशन, उस हिसाब से उसके ऊपर हम लोग देखेंगे कि कैसे जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, फिफ्थ ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड ओनली इन अ क्लोज्ड वेसल, ठीक है। इक्विलिब्रियम जो है हमेशा क्लोज्ड वेसल में ही अचीव किया जा सकता है। कैसे वेसल में, क्लोज्ड वेसल में ही इक्विलिब्रियम जो है अटेन इक्विलिब्रियम, ठीक है, क्लोज्ड वेसल में ही इक्विलिब्रियम अचीव किया जा सकता है। क्यों क्लोज्ड वेसल में अचीव किया जा सकता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कैल्शियम कार्बोनेट का, क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ओके। सो CaCO3 जो है वो क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, एंड इसके साथ क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा, जो कि गैस है। ये कैसा है, ये सॉलिड है, ये कैसा है, ये सॉलिड है कैल्शियम ऑक्साइड, ये जो है गैसियस है। अगर इसमें मुझे इक्विलिब्रियम अचीव करना है, इसमें मुझे इक्विलिब्रियम अचीव करना है, ये कंटेनर में मैंने कैल्शियम कार्बोनेट डाला, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट डाला, इसको रिएक्शन करने छोड़ दिया, तो विथ टाइम क्या होगा, विथ टाइम क्या होगा, इसका रिएक्शन होगा, ये कैल्शियम ऑक्साइड बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो नीचे पड़ा रहेगा, कैल्शियम ऑक्साइड जो है नीचे पड़ा रहेगा, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड जो है, मान लो कैल्शियम ऑक्साइड इधर पड़ा रहा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो रिलीज हो जाएगा, इधर से निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एस्केप कर जाएगा, CO2 जो है वो एस्केप कर जाएगा। क्यों एस्केप कर जाएगा, क्योंकि ये ओपन वेसल है। तो हमको अगर इक्विलिब्रियम चाहिए, मतलब अगर मुझे कैल्शियम कार्बोनेट मुझे वापस बनाना है, कैल्शियम कार्बोनेट मुझे वापस बनाना है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये कंटिन्यूअसली कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट होना चाहिए, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट होना चाहिए, तभी ये वाला जो साइन है, ये वाला साइन
ये जो रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन है तभी ये एप्लीकेबल है। अगर क्लोज्ड वेसल है तो जितने भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है वो सारे क्लोज्ड वेसल में होंगे, ठीक है, क्लोज्ड कंटेनर में होंगे। ये जो है ये चीज नहीं चलेगा, आपको कंटेनर जो है उसको क्लोज्ड रखना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है, तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है। क्लियर है इतना? ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद वाला पॉइंट जो है वो क्या है, वो भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ कैटलिस्ट। रोल ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या करता है? अब ये कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट जो है रेट ऑफ रिएक्शन, कैटलिस्ट जो है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है। किसी भी रिएक्टेंट में, किसी भी रिएक्शन में अगर रिएक्टेंट बहुत स्लोली रिएक्ट हो रहा है, कैटलिस्ट क्या करता है, उसको उसके रेट को बढ़ा देता है, जो कि फास्टर प्रोडक्ट जो है बहुत जल्दी मिले, विदाउट इन्वॉल्विंग इनटू द रिएक्शन। कैटलिस्ट का मेन काम क्या है कि वो रिएक्शन में रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता, इन्वॉल्व नहीं होता है। मतलब अगर रिएक्ट करेगा भी तो प्रोडक्ट के साथ वो एज इट इज निकल जाएगा, ठीक है, प्रोडक्ट के साथ एज इट इज निकल जाएगा। ये है मेन कैटलिस्ट का रोल। तो कैटलिस्ट का रोल क्या करता है? कैटलिस्ट इनहेंसेस बोथ द पाथवे, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। तो हमने देखा कि इक्विलिब्रियम जो कंडीशन है, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन कैसे मिलेगा हमको, ठीक है। रिएक्शन जो है वो एक साइकिल में चल रहा है, ठीक है, तभी इक्विलिब्रियम कंडीशन मिलेगा। कोई भी रिएक्शन है वो साइकिल में चलेगा तभी इक्विलिब्रियम मिलेगा। एंड कैटलिस्ट क्या करता है? खाली फॉरवर्ड को बढ़ाएगा तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वही बोला है कि कैटलिस्ट एनहांसेस बोथ पाथवेज, मतलब अगर फॉरवर्ड का भी बढ़ा रहा है तो बैकवर्ड का भी बढ़ाएगा उतने ही एफिशिएंसी से, ठीक है। जैसे कैटलिस्ट अगर फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट को बढ़ा रहा है तो बैकवर्ड रिएक्शन के रेट को भी बढ़ाएगा, बराबर। नहीं तो इक्विलिब्रियम भैया डिस्टर्ब हो जाएगा कि अगर फॉरवर्ड रिएक्शन को ही खाली मैं बढ़ा रहा हूं तो बी जो है मेरा प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा बनने लगेगा, ठीक है। तो ये बैकवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो अल्टीमेटली स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रिएक्टेंट बनेगा ही नहीं उतना, ठीक है। तो ये जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है वही बिगड़ गया, तो कैटलिस्ट डालने का कुछ मतलब ही नहीं है। कैटलिस्ट क्या होना चाहिए कि रिएक्टेंट का रेट, प्रोडक्ट बनाने का रेट वो बढ़ा दे, और इधर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने का रेट इक्वल होना चाहिए, ओके, तभी इक्विलिब्रियम आएगा। इक्वल होगा तभी इक्विलिब्रियम आएगा। दूसरा पॉइंट क्या है भैया, क्या हो जाता है? दूसरा पॉइंट क्या है? कैटलिस्ट सेट्स अप एन अल्टरनेट पाथवे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। कैटलिस्ट सेट्स अप एन अल्टरनेट पाथवे क्या बताता है? अल्टरनेट पाथवे मतलब कि कैटलिस्ट क्या है, दूसरा रास्ता दे देता है। दूसरा अल्टरनेट पाथवे मतलब शॉर्टकट दे देता है भाई, शॉर्टकट दे देगा, जल्दी से जल्दी रिएक्शन हो जाएगा, रेट को बढ़ा देगा, टाइम को घटा देगा, ठीक है। रेट बढ़ाएगा, टाइम घटाएगा। ग्राफ फॉर अचीविंग इक्विलिब्रियम विद कैटलिस्ट और विदाउट कैटलिस्ट, ठीक है। इस पॉइंट से एक ग्राफ बना सकते हैं हम लोग। कैटलिस्ट सेट्स अप एन अल्टरनेट पाथवे, शॉर्ट पाथवे। अब नॉर्मल रेट का, कैटलिस्ट क्या है, रेट को बढ़ाता है, तो मैं रेट वाला ही ग्राफ लूंगा, तो मैं इधर एक ग्राफ प्लॉट करता हूं। तो ये रेट वाला जो ग्राफ था वही मैं वापस इधर लेके आता हूं कि रेट और टाइम का जो ग्राफ होगा उसमें क्या है, फॉर एनी रिएक्शन, जो भी आप ग्राफ बनाओगे, जो भी आप करोगे, फॉर एनी पर्टिकुलर रिएक्शन ही होगा, ठीक है। ए टू बी, ये मेरा रिएक्टेंट है, ये मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो इनिशियली तो ज्यादा ही होती है ना। हम लोग इधर से क्यों स्टार्ट करते हैं? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ऊपर से क्यों स्टार्ट करते हैं? क्योंकि रिएक्टेंट इनिशियली तो एक्सेस ही होगा, ज्यादा ही होगा, धीरे धीरे प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रोडक्ट जीरो से स्टार्ट करते कि जीरो से धीरे धीरे ऊपर आएगा, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे नीचे आएगी, खत्म होगी, ठीक है। तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जैसे खत्म हो रही है,
एक टाइम के बाद कांस्टेंट हो जाती है, बराबर। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, ठीक है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। इसको थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन खत्म होगी धीरे धीरे, तो ये लो भैया, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन खत्म हो रही है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो हमको इक्विलिब्रियम कहाँ पे मिला? इस पॉइंट पे मिला। ये रेट का था ग्राफ, क्या बताता है? इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, टी इक्विलिब्रियम, बराबर। मतलब इस टाइम पे आपको इक्विलिब्रियम मिला जिस पॉइंट पे इधर क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है, इस पॉइंट पे है ना, इस पॉइंट पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है, ठीक है। इधर क्या हो रहा है, ए की कंसंट्रेशन है जो कि घट रही है विथ टाइम, ग्रेजुअली घट रही है, एंड बी की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ रही है। एक पॉइंट पे दोनों की कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल हो गया। कौन से पॉइंट पे इक्वल हो गया? इस पॉइंट पे इक्वल हो गया। अब इसमें क्या बोलता है, कैटलिस्ट क्या करता है भाई? कैटलिस्ट अल्टरनेट पाथवे दे देता है। अल्टरनेट पाथवे मतलब कोई भी आप जो नॉर्मल पाथ पे जा रहे हो उससे हट के एक पाथ देता है, मतलब आपको शॉर्टकट देता है। शॉर्टकट देगा तो क्या होगा, मतलब रेट को वो बढ़ा देगा। अगर रेट को बढ़ा देगा तो टाइम ऑब्वियसली जो है वो घट जाएगी, टाइम घट जाएगी। रेट को बढ़ा देगा, टाइम घट जाएगी, तो ये अल्टरनेट पाथवे इसका क्या हो जाएगा? मैं दूसरे पेन से बना दूं, किससे बनाऊं? व्हाइट से बना दूं? हाँ चलो व्हाइट से बना लेते हैं, ठीक है। तो अल्टरनेट पाथवे क्या हो जाएगा इसका? ठीक है, तो ये हो गया भाई अल्टरनेट पाथवे। ये क्या हो गया? अल्टरनेट पाथवे। मतलब इस टाइम पे मुझे टी इक्विलिब्रियम मिल रहा है, बराबर। इस टाइम पे मुझे टी इक्विलिब्रियम मिल रहा है। ये टी इक्विलिब्रियम 1, ये टी इक्विलिब्रियम 2, ठीक है। तो ये जो है टी इक्विलिब्रियम 1 मतलब विदाउट कैटलिस्ट। विदाउट कैटलिस्ट मुझे टाइम इतना लग रहा है, अगर कैटलिस्ट मैंने डाल दिया तो इसका रेट का जो पाथ है, मतलब रिएक्शन होने का जो पाथ है वो चेंज हो गया, उसमें टाइम कम लगेगा, शॉर्टकट मिल गया, दोनों तरफ से इक्वल होगा तभी जाके ये पॉइंट मिलेगा मुझे। मतलब रेट बढ़ गया, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है कैटलिस्ट डालने पे, एंड टाइम जो है वो घट जाता है। ओके, सो these are the 6 characteristics, these are the 6 important characteristics which are very important to determine that the reaction is in equilibrium. Characteristics of equilibrium, equilibrium के characteristics है ये सारे, कि equilibrium अगर अचीव करना है तो क्या क्या कंडीशन होना चाहिए रिएक्शन में, वो ये सारे पॉइंट बताते हैं। क्लियर है? ठीक है, ठीक है, ये एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, जो कि लास्ट एक टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन का। आज के वीडियो में ये लास्ट हम लोग पढ़ेंगे। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है? लॉ ऑफ मास एक्शन मतलब हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन को केमिकल इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। लॉ ऑफ मास एक्शन किसने दिया था? गुल्डबर्ग एंड वेगे, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने लॉ ऑफ मास एक्शन दिया था। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, ये जो लॉ है इसको केमिकल इक्विलिब्रियम का लॉ माना जाएगा। ठीक है, इसको केमिकल इक्विलिब्रियम का लॉ माना जाएगा, बराबर। इस लॉ के हिसाब से होता क्या है, मेरे पास एक रिएक्टेंट है जो कि प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी कुछ, उस कंसंट्रेशन को हमको कैलकुलेट करना है भाई, कि ये जो रिएक्टेंट है ये इसका कंसंट्रेशन कितना घट रहा है,
सॉल्यूशन में इसका कंसंट्रेशन कितना घट रहा है और इसका कंसंट्रेशन कैसे बढ़ रहा है, और एक पॉइंट पे जाके कांस्टेंट हो जाता है। कोई भी कांस्टेंट चीज की एक कोई भी रिएक्शन है या तो कुछ भी है, उसका एक कांस्टेंट वैल्यू आता है, ठीक है। तो हम लोग उससे पता कर सकते हैं कि उसका रेशियो क्या है, कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या रेशियो है, ठीक है। इसका कांस्टेंट निकालना है हमको, इसका कांस्टेंट निकालना है, इसका कांस्टेंट निकालना है, जिस कांस्टेंट को हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलेंगे। जनरली इस चैप्टर में इक्विलिब्रियम में केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, ठीक है, टोटल बहुत सारे कांस्टेंट है। जैसे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या क्या आता है, Kc आता है, Kp आता है, Ka आता है, Kb आता है, Kh आता है, इतने सारे कांस्टेंट्स आते हैं, बराबर। पर हम लोग है ना केमिकल इक्विलिब्रियम में ओनली Kc और Kp से डील करेंगे। ये तो बात की बात है, ठीक है। इतने सारे कांस्टेंट्स होते हैं, पर हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में ये दो चीज के बारे में बात करेंगे, जो कि देखते हैं हम लोग कैसे निकालते हैं कांस्टेंट, ठीक है। तो ये है। अब इसका मुझे अगर कांस्टेंट निकालना हो तो मुझे इसका रेशियो निकालना पड़ेगा। इसका रेशियो कैसे निकलेगा, मैं अगर K इक्विलिब्रियम ये मैं अगर कांस्टेंट लेता हूँ तो ये क्या होगा, अगर मान लो इसका कोई स्टोकियोमेट्री अगर लिख दूं मैं, इधर m लिख दूं एंड इधर n, मतलब मेरा जो प्रोडक्ट है, जो रिएक्टेंट है, वो इतना स्टोकियोमेट्री, ये स्टोकियोमेट्री का मतलब क्या है, m और n जो है वो मोल्स है। इतने मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो है मेरा रिएक्ट करके इतने मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो जनरली इसका कांस्टेंट कैसे लिखते हैं हम लोग, इसका कांस्टेंट ऐसा आएगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, व्हाट इज दिस स्क्वायर ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हम लोग रखेंगे वो क्या होता है, एक्टिव मास होता है। वो क्या होता है, एक्टिव मास होता है। और एक्टिव मास को हम लोग कैसे लेंगे, इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन लेंगे, कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना घट रहा है तो प्रोडक्ट बनेगा। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन किसका कंसंट्रेशन लेते हैं, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लेते हैं, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, और जो भी इसका स्टोकियोमेट्री होगा उसको पावर में लिख देते हैं। मतलब प्रोडक्ट का क्या है, n मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बन रहा है और इधर m मोल्स ऑफ रिएक्टेंट जो है रिएक्ट करके इतना बना रहा है। तो इसको हम लोग बोलेंगे जनरल फॉर्म ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जनरल फॉर्म ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऐसे निकालते हैं, ठीक है। चलो भैया ये तो पता चल गया। अब इसको रिएक्शन में कैसे अप्लाई करेंगे, रिएक्शन में कैसे अप्लाई करेंगे, ये नोट हो गया, ठीक है। इसको नोट कर लेना, बराबर। इसके बाद लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ मास एक्शन ये कहता है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, जो भी रिएक्टेंट है, मान लो आपने कोई भी रिएक्शन लिया, ठीक है, उसका कंसंट्रेशन अगर घट रहा है वो डिसोसिएट होगा, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा तो कंसंट्रेशन घटेगा और प्रोडक्ट बनाएगा। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, तो वापस साइकिल चलेगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा एंड रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। लॉ ऑफ मास एक्शन ये बोलता है कि जो रेट है, द रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रेट जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। मैं लिख के बताता हूं तो आपको क्लियर होगा कैसे मैं बोल रहा हूं कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है। जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है फॉर एनी रिएक्शन ए प्लस बी जो है कि क्या बना रहा है, सी प्लस
डी बना रहा है, ये मेरा एक जनरल रिएक्शन है, तो इसका जो कंसंट्रेशन होगा, ये मेरा रिएक्टेंट है, ये मेरा प्रोडक्ट है, इसका जो कंसंट्रेशन होगा, कंसंट्रेशन को हम लोग किसमें, एक्टिव मास, स्क्वायर ब्रैकेट एक्टिव मास के फॉर्म में लिखेंगे। एक्टिव मास होगा जो भी इसके अंदर होगा, कंसंट्रेशन होता क्या है, कंसंट्रेशन को मोलैरिटी के फॉर्म में लेते हैं हम लोग, मोलैरिटी के फॉर्म में लेंगे, एंड मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, N/V, ठीक है, N/V होता है। बाद में हम लोग प्रेशर का भी देखेंगे, प्रेशर का कैसे लेते हैं। तो ये एक्टिव मास होगा, ठीक है। तो इसका कंसंट्रेशन हम लोग कैसे लेंगे, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है, जो रेट है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कि रिएक्टेंट मेरा कितना रिएक्ट हो रहा है, मतलब ये रिएक्टेंट कितना घट रहा है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी घट रही है, उसको कैसे निकालेंगे, इसको A एंड B ऐसे लिख सकते हैं। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ concentration, product of concentration of the reactant. Similarly अगर मैं इसी को लिखूं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब ये तो इसका रेट हो गया कि किस रेट से मेरा ये जो है प्रोडक्ट बन रहा है। अब मैं अगर लिखूं किस रेट से मेरा जो है ये प्रोडक्ट जो है रिएक्टेंट में वापस चेंज हो रहा है, तो उसके लिए मेरा रेट क्या हो जाएगा, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन हो जाएगा। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन मेरा क्या हो जाएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, मतलब इसकी कंसंट्रेशन कितनी घटेगी तब जाके मेरी कितनी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बनेगी। तो सी की कंसंट्रेशन और उसके साथ डी की कंसंट्रेशन कि कितना मेरा प्रोडक्ट जो है वो रिएक्ट हो रहा है वापस रिएक्टेंट बनाने के लिए। इसको थोड़ा अच्छे से लिख दूं, इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। इसको मैं इधर लिखूं, ये मेरा रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। सो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A and concentration of B, and rate of backward reaction is directly proportional to the concentration of C, product of concentration of C and D, ठीक है। तो इसको मैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इसको मैं रेट फॉरवर्ड और रेट बैकवर्ड डायरेक्टली लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है? अगर मैं ऐसे लिखूँ ROF लिख सकता हूँ, इसको ROB लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे पता है ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मुझे इधर रखना पड़ेगा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। मैं इसके जगह पे अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाता हूँ तो मेरा फॉरवर्ड रिएक्शन का प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट KF मैं लगा सकता हूँ, और बैकवर्ड रिएक्शन का मैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट KB लगा सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ROF is equal to KF into concentration of A and प्रोडक्ट में उसके साथ concentration of B, and ROB क्या हो जाएगा, KB concentration of C and concentration of D, concentration of C and concentration of D, ठीक है। ये होता है, ठीक है। अब मुझे क्या पता है, एट इक्विलिब्रियम मुझे क्या पता है,
ठीक है, ये होता है। अब मुझे पता है एट इक्विलिब्रियम जो होता है ये क्या निकला, ये क्या निकला, आर ओ एफ का एक इक्वेशन निकला, आर ओ बी का एक इक्वेशन निकला। अब मुझे पता है एट इक्विलिब्रियम मेरा जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है इज इक्वल टू मेरा हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन मेरा हो जाता है। तो मैं इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकता हूँ। क्या है मेरा फर्स्ट इक्वेशन, क्या है, के एफ ए की कंसंट्रेशन एंड बी की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बी सी की कंसंट्रेशन एंड डी की कंसंट्रेशन। ठीक है, इतना आया, के बी इक्वल टू के बी इंटू बी की कंसंट्रेशन एंड सी डी की कंसंट्रेशन। ठीक है, अब मैं इस कंसंट्रेशन वाले टर्म्स को एक साइड पे ले जाओ, के बी को नीचे ले आओ, तो ये क्या बन जाएगा, के एफ अपॉन के बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी की कंसंट्रेशन एंड डी की कंसंट्रेशन। ठीक है, अपॉन में क्या है, ए की कंसंट्रेशन अपॉन बी की कंसंट्रेशन। ठीक है, इतना है मेरे पास। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इस रेशियो को हम लोग के एफ अपॉन के बी को हम लोग के ई बोल सकते हैं। दिस इज जनरली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो के ई क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है ये कैसा हो गया, जिसमें मैंने पहले बताया था, जो मिटा दिया था मैंने, तो के ई क्या होता है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, यही होता है ना। ठीक है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट जो भी कंसंट्रेशन होगा वो स्क्वायर ब्रैकेट में होगा। क्लियर है, तो ये होता है लॉ ऑफ मास एक्शन। ये बोलता है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the product of concentration of the reactant, and rate of backward reaction is directly proportional to the product of concentration of the product. ठीक है, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इन दोनों को मिलाया तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आया। अब मैंने उसमें वो जो फॉर्मूला है जो मैंने पहले लिखा था, ये वाला फॉर्मूला, उसमें क्या किया था, स्टोक्योमेट्री से इंक्रीज किया था, एन एंड एम। ये हम लोग देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, अगर मैं कोई रिएक्शन लिखूं 2A प्लस 3B गिव्स 2C प्लस 4D। ठीक है, ये मोल्स है, दीज आर मोल्स, 2, 3, 2, 4, इतने मोल रिएक्टेंट जो है रिएक्ट कर रहे हैं, इतने मोल्स प्रोडक्ट बना रहे हैं। अब इसके लिए मैं अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखूं, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मैं लिखूं इसके लिए, तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन आएगा C अपॉन C इंटू डी की कंसंट्रेशन। ठीक है, एंड नीचे आएगा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन A इंटू बी। ये मेरा हो गया प्रोडक्ट, इधर मेरा हो गया रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट, दिस इज रिएक्टेंट, एंड जो भी मोल्स इधर मुझे दिए होंगे उसको मैं स्टोक्योमेट्री में, इसके स्टोक्योमेट्री में रेस कर दूंगा, उसके पावर में रेस कर दूंगा। जो भी स्टोक्योमेट्री होगी इसकी, जो भी मोल्स होंगे उसको इधर पावर में रेस करना है। तो इधर मेरे पास क्या है, C का स्टोक्योमेट्री क्या है, 2 है, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, मतलब C का कंसंट्रेशन का स्क्वायर हो जाएगा। फिर D का कितना है, 4 है, तो इसके पावर में ये रेज हो जाएगा। ठीक है, A का कितना है, A के कितने मोल्स है, A के 2 मोल्स है, तो इसका स्टोक्योमेट्री कितना हुआ, 2 हुआ, तो इसका पावर भी 2 हो जाएगा। B का कितना है, B 3 मोल है, 3 मोल है B का, तो इसका कितना हो जाएगा, पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, इससे हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे, इससे हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालेंगे कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की पावर जो है वो उसका स्टोक्योमेट्री जितना है उतने से रेज कर देना है। ठीक है,
अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है उसकी जो स्टोक्योमेट्री है उसका पावर उतने से रेस कर देना है, बराबर। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन था। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि के जो होता है वो दो तरीके का होता है, केसी एंड केपी। इन दोनों के बीच में रिलेशन पढ़ेंगे, इन दोनों के बीच में रिलेशन पढ़ेंगे कि केसी क्या होता है एंड केपी क्या होता है, बराबर। केसी कब लेते हैं हम लोग, केसी कब लेते हैं जब मोलैरिटी के टर्म्स में हम लोग बात करेंगे तब हम लोग केसी लेंगे। ओनली कंसंट्रेशन के टर्म्स में बात करेंगे तो हम लोग केसी लेंगे। अगर हम लोग पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में बात करेंगे, पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में बात करेंगे तो केपी लेंगे। एंड इन दोनों के बीच का एक रिलेशन आएगा, उस रिलेशन पे हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज का लेक्चर इतना ही था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं एंड लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए हमको क्या कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, ठीक है। तो आज इधर ही स्टॉप करते हैं, ओके। सो थैंक यू एंड ये लेक्चर भी आपको थोड़ा बहुत हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना एंड थैंक यू।